एक शख्स जिसे राजस्थान, फरीदाबाद और गुड़गांव की कोर्ट ने भी सजा दी, पर क्यों? आखिर क्यों एक आयुर्वेद डॉक्टर हैवान बन गया? उसने अपनी जिंदगी में कितने लोगों को मारा? ये आयुर्वेदिक डॉक्टर जयपुर में कभी खौफ का दूसरा नाम बना था। कहाँ पे है ये आज? और क्या है इस खौफ से भरी कहानी का सच, जिसमें दर्द, चीख, रहस्य और बेरहमी के सिवाय कुछ नहीं है? जानने के लिए एंड तक बने रहिए। बात है 18 जनवरी 2004 की। एक शख्स जो खुद को डॉक्टर मुकेश खंडेलवाल कह रहा था, वो एक टैक्सी बुक करता है जिसका ड्राइवर था चांद खान। मुकेश उत्तर प्रदेश के हापुड़ से अपने बीवी बच्चों को लेने के लिए जा रहा था, तो चांद खान ने भी अपना भाड़ा बताया। इसके बाद आगे मुकेश रास्ते में खाने पीने के लिए सामान लेने चला गया। जब वापस आया तो देखा कि चांद खान के साथ उसका भाई शराफत बैठा है। मुकेश ने पूछा कि ये कौन है, तो चांद ने कहा कि वो उसका भाई है और दोनों साथ में जाएंगे। लेकिन मुकेश इसके लिए राजी नहीं था, पर चांद खान भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था, इसलिए वो मान गए और गाड़ी चल पड़ी। कुछ दूर दौसा जिले में पहुंचते ही ये लोग रुके और यहाँ पर एक पीसीओ से दोनों भाइयों ने अपने पिता गफ्फार खान को फोन किया और कहा कि यूपी की सवारी मिली है, कल तक लौट आएंगे। अब गफ्फार भी ये सोचकर रिलैक्स थे कि दोनों भाई साथ में हैं और कल तक लौट ही आएंगे, तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। पर अगला दिन गुजरा, अगले से अगला दिन भी गुजर गया, लेकिन ना तो बेटों का कहीं कोई अता पता था और न ही ऐसा कोई फोन नंबर जिससे वो बात कर सके। इसलिए गफ्फार को अब डर सताने लगा। डर इसलिए भी बढ़ता जा रहा था क्योंकि पिछले कुछ महीनों से दिल्ली की सड़कों पर ड्राइवर समेत पूरी टैक्सी कहीं गायब हो जा रही थी। गफ्फार को लगा कि कहीं इस बार उनके बेटों का नंबर तो नहीं था। यही सोचकर गफ्फार जीआरपी जयपुर थाने पहुंचे और अपने बेटों की गुमशुदगी, गाड़ी का नंबर, सब कुछ बता दिया। ये रिपोर्ट जीआरपी पुलिस को शॉक नहीं बल्कि खुद पर अफसोस था, क्योंकि इससे पहले भी उनके पास 30 से 40 केस इसी पैटर्न पर आए थे, जो सभी के सभी अनसॉल्व थे। लेकिन इस बार जीआरपी में सब इंस्पेक्टर थे महेंद्र भगत, जिन्होंने इस केस की गुत्थी को सुलझाने का फैसला किया और थाना प्रभारी मंसूर अली के अंडर में जांच शुरू की गई। शुरुआत उसी एसटीडी बूथ से की गई जहां से चांद का फोन आया था। तब वहां उन्हें पता चला कि गफ्फार खान को फोन करने के बाद दूसरा फोन कासमपुर उत्तर प्रदेश के किसी नंबर पर किया गया था, जो किसी चाय वाली महिला का था। जब पुलिस उस महिला तक पहुंची तो उसने बताया कि उसके रिश्तेदार उदयवीर और राजू रजवा से बात करने के लिए उस दिन डॉक्टर देवेंद्र ने फोन किया था और ये दोनों उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले थे। पुलिस इस देवेंद्र तक पहुंचती उससे पहले ही उन्हें उत्तर प्रदेश के एटा जिले में 2 लावारिस बॉडी गंगा नहर में बहती हुई मिलती है। उनकी हालत बहुत खराब थी, मानो किसी जानवर ने नोच नोच के खाया हो, इसलिए इनकी पहचान भी मुश्किल थी। इसलिए यूपी पुलिस ने दोनों को लावारिस समझकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया और कपड़े, बेल्ट, पर्स, घड़ी, कंबल वगैरह अपने पास रख लिया। बाद में इन्हीं चीजों को देखकर गफ्फार ने पहचान करते हुए बताया कि ये उनके बेटों चांद और शराफत की चीजें हैं। इसके बाद तत्कालीन आईजी रेलवे हरीश चंद्र मीणा के अंडर में 1 दर्जन पुलिस की टीमें बनाई गई और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों, गाँव में छापेमारी की गई और फाइनली उन्हें उदयवीर और राजू रजवा मिल गए, जिन्होंने पूछताछ में सीधे डॉक्टर देवेंद्र का नाम लिया। ये डॉक्टर देवेंद्र कोई और नहीं बल्कि वही पैसेंजर था जो 18 जनवरी को चांद खान की गाड़ी में डॉक्टर मुकेश खंडेलवाल बनकर बैठा था। डॉक्टर देवेंद्र का पूरा नाम देवेंद्र शर्मा है। वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक छोटे से गांव छर्रा का रहने वाला है। परिवार आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत नहीं था, लेकिन देवेंद्र को पैसों से बड़ा प्यार था। उसका बचपन इसी सपने में गुजरा कि पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। एक लंबी और गहरी सोच के बाद देवेंद्र ने पैसे कमाने के लिए डॉक्टरी करने का सोचा और साल 1984 में बिहार के सिवान जिले से बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी यानी BAMS में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और आयुर्वेदिक डॉक्टर बन गया। एक तरफ पढ़ाई चल रही थी तो दूसरी तरफ फैमिली भी आगे बढ़ रही थी। दरअसल ग्रेजुएशन से ठीक 2 साल पहले 1982 में ही देवेंद्र की शादी करवा दी गई थी, इसलिए अब परिवार की जिम्मेदारी भी उठानी थी। तो देवेंद्र ने राजस्थान के जयपुर में जनता हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक के नाम से अपना एक क्लिनिक शुरू कर दिया। यहीं वो अपने परिवार को भी ले आया और पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगा। तकरीबन 11 साल तक उसने अपने क्लिनिक को रन किया, जिसकी पकड़ आसपास के इलाकों में भी थी। रोजाना की भीड़ और हजारों लोगों से पहचान के चलते देवेंद्र अच्छी खासी कमाई कर रहा था। अब उसके पास खुद की सेविंग्स भी थी और एक नए इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे भी थे। इसी दरमियान जनवरी 1994 के बाद भारत फ्यूल नाम की एक कंपनी सामने आती है जो गैस एजेंसी की डीलरशिप बांट रही थी। देवेंद्र, जो वैसे भी किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, उसे इस डीलरशिप में मुनाफा नजर आया और उसने ज्यादा ना सोचते हुए तकरीबन 11 लाख रुपए इस डीलरशिप को लेने के लिए कंपनी को सौंप दिए। ये देवेंद्र की पूरी सेविंग्स थी। अब उसके पास सेविंग्स के नाम पर कुछ 1000 रुपए ही बचे थे, पर उसे यकीन था कि अपने नए बिजनेस से वो अपनी सेविंग्स निकाल लेगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि सभी इन्वेस्टर्स का पैसा लेने के बाद ये कंपनी रातों रात गायब हो गई।
जब ये खबर देवेंद्र को पता चली तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि वो बिल्कुल कंगाल हो चुका है। उसकी मेहनत की कमाई को फ्रॉड लूट कर ले जा चुके थे। यहाँ अगर कोई होता तो वो कंप्लेन करता, रोता, खुद को कोसता, लेकिन देवेंद्र ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अब उसने बेईमानी के रास्ते से पैसा कमाने का फैसला किया और अगले साल 1995 में अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव छर्रा वापस लौट गया। यहाँ लौटते ही देवेंद्र ने एक फर्जी गैस एजेंसी की शुरुआत की, क्योंकि उसे ठगने का काम भी एक गैस एजेंसी के नाम पर ही किया गया था। अपनी नकली एजेंसी के लिए देवेंद्र ने लखनऊ से सिलेंडर मंगवाने शुरू किए। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, पर लखनऊ से अलीगढ़ इलीगल तरीके से गैस सिलेंडर्स को लाना काफी मुश्किल और रिस्की साबित हो रहा था। वो इसका हल ढूंढ ही रहा था कि तभी अलीगढ़ के रहने वाले उदयवीर, वेदवीर और राज से उसकी मुलाकात होती है। ये तीनों सुनसान सड़कों से लोगों को ठगने और लूटने का काम किया करते थे। देवेंद्र को भी अपने अपराध के साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ही लोगों की जरूरत थी, इसलिए उसने इन तीनों से हाथ मिला लिया और फिर लखनऊ से सिलेंडर मंगवाने की जगह अलीगढ़ में ही लोड होकर जा रहे गैस सिलेंडर्स के ट्रकों को लूटना शुरू कर दिया। हालांकि ये काम देवेंद्र नहीं करता था, वो तीनों करते थे। ये तीनों बड़ी शातिर तरीके से ट्रकों को लूटते, जिनके सिलेंडर्स को देवेंद्र शर्मा बहुत ही सफाई से अपनी एजेंसी में उतरवा लेता था। फिर वो लेबल्स वगैरह चेंज करता और ट्रक के पुर्जों को खोलकर मेरठ में कबाड़ियों को बेच दिया करता। अब बचे ट्रकों के ड्राइवर, तो देवेंद्र अपने खिलाफ किसी भी तरह का सबूत नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो ट्रक ड्राइवरों को बेरहमी के साथ मारता पीटता और उन्हें मारकर हजारा नहर में फेंक देता। हजारा नहर यूपी के ही कासगंज जिले में स्थित है। इस नहर में लाशों को फेंकने का कारण था नहर में मौजूद मगरमच्छों की बड़ी संख्या, जो उन लाशों को अपना निवाला बनाते, और इस तरह ड्राइवर समेत पूरा का पूरा ट्रक गायब होता रहा और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। देवेंद्र शर्मा का ये खूनी खेल 1 से 1.5 साल तक चलता रहा और उसने करीब 20 से 25 ट्रक ड्राइवर्स को इसी बेरहमी के साथ मार डाला, पर पुलिस को भनक तक नहीं लगी। लेकिन इसी बीच देवेंद्र से एक गलती हो गई। दरअसल उसने एक रोज यूपी के एक नेता के रिश्तेदार के ट्रक को लूट लिया। बस फिर क्या था, पॉलिटिकल मुद्दा बनता देख पुलिस ने कमर कसी और जल्द ही देवेंद्र शर्मा और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सिर्फ फर्जी गैस एजेंसी चलाने के जुर्म में। अब भी उन ट्रक ड्राइवरों की मौत का राज पुलिस के सामने नहीं आया, इसलिए 2001 में देवेंद्र शर्मा एक बार फिर से जमानत पर बाहर आ गया और बाहर आते ही उसने अपनी एजेंसी फिर से शुरू कर दी। लेकिन फिर से एक केस में उसे जेल जाना पड़ा। जेल से बाहर आने के बाद अब देवेंद्र ने एजेंसी की जगह अपने ही एक साथी के साथ मिलकर जयपुर में अपने क्लिनिक को दोबारा शुरू किया और आयुर्वेद डॉक्टर की तरह काम करने लगा, लेकिन सिर्फ लोगों की नजर में, क्योंकि असल में तो अब वो एक ऐसा जल्लाद बन चुका था जिसे लोगों की तकलीफ दर्द से कोई मतलब ही नहीं था। उसे मतलब था तो सिर्फ पैसों से, जिसके लिए देवेंद्र ने गरीब, मासूम और बेसहारा लोगों की किडनी बेचने का काम शुरू किया, जिसमें उसका साथ दिया डॉक्टर अमित ने, जो किडनी ट्रांसप्लांट का रैकेट उत्तर प्रदेश समेत आसपास के राज्यों, शहरों में भी चलाया करता था। देवेंद्र और अमित ने लोगों की छोटी से छोटी बीमारी को बड़ा दिखाकर उनकी किडनी उत्तर प्रदेश और इसके आसपास के राज्यों में बेचनी शुरू कर दी। हर ट्रांसप्लांट पर देवेंद्र को 6 से 7 लाख रुपए मिलने लगे और उसके मन में लालच भी बढ़ता चला गया और अपने इस लालच को पूरा करने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत थी और इसलिए उसने टैक्सी ड्राइवरों को निशाना बनाना शुरू किया, जिससे वो अपने काले धंधे भी आगे बढ़ा सके। वो दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद के टैक्सी स्टैंड से टैक्सी ड्राइवर्स को तलाशता और उन्हें अलीगढ़ जाने के लिए कहता और अपने इस लालच को पूरा करने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत थी। वो हमेशा पूरी टैक्सी बुक किया करता था ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए। वो सबसे पहले तो टैक्सी बुक करता, रास्ते में ड्राइवरों से अच्छी तरह से बातें करता और उन्हें अपने जाल में फंसाता और फिर मौका मिलते ही उन्हें मार देता, जिसके बाद वो लाश को हजारा नहर में फेंक दिया करता था, जहां मगरमच्छ उन्हें अपना निवाला बना लेते, जबकि देवेंद्र उन टैक्सियों के पुर्जे मैकेनिकों को बेच दिया करता था और कई बार तो अच्छी रकम मिलने पर पूरी की पूरी टैक्सी को नंबर बदल कर बेच देता था। इससे भी उसे अच्छी खासी इनकम होने लग गई थी और उसका ये खेल भी सालों तक चलता रहा और 2004 तक उसने ऐसे ही गलत काम किए और 100 से भी ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट कर करोड़ों रुपए भी कमाए। लेकिन पुलिस प्रशासन और किसी को भी कानो कान खबर तक नहीं लगी कि मासूम से दिखने वाले इस चेहरे के पीछे कितना खूंखार अपराधी छुपा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन ड्राइवर्स की रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई, लेकिन पुलिस के हाथ कभी कोई सबूत ही नहीं लगा जिससे कातिल तक पहुंचा जा सके।
और कई बार लोगों ने भी ज्यादा जहमत उठाने की कोशिश नहीं की और एक के बाद एक 50 केस यूं ही फाइलों में दबते चले गए और देवेंद्र जैसा खूंखार आदमी सड़कों पर खोला अपने नए शिकार की तलाश में भटकता रहा, जिनमें से 2 गफ्फार खान के बेटे चांद और शराफत भी थे, जिन्हें इंसाफ दिलाने के लिए पिता ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और पुलिस भी आखिरकार 2004 में देवेंद्र तक पहुंची गई, जिसे अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट के केस में डॉक्टर अमित के साथ अरेस्ट कर लिया गया। जब देवेंद्र की पत्नी को उसकी करतूतों के बारे में पता चला तो वो अपने बच्चों के साथ हमेशा हमेशा के लिए देवेंद्र को छोड़कर चली गई। पुलिस ने भी देवेंद्र से पूछताछ शुरू की और उसने बड़ी शान से अपने गुनाहों को कबूल भी किया। इस दौरान ना तो उसके माथे पर शिकन थी और ना ही डर, बल्कि उसका कहना था कि उसने कुछ गलत नहीं किया। यहीं से मीडिया ने देवेंद्र को डॉक्टर डेथ का नाम देना शुरू किया, जो देखते ही देखते भारत की हर गली हर मोहल्ले में पहुंच गया और हर किसी ने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इधर पुलिस भी अपना काम कर रही थी। देवेंद्र के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठे किए जा रहे थे ताकि वो किसी भी सूरत में सजा से ना बच पाए। इसलिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जयपुर और दिल्ली में देवेंद्र के ऊपर जितने भी किडनैपिंग, गलत काम, हैरेसमेंट या दूसरे केसेस थे उन्हें भी खंगाला गया और एज अ प्रूफ चार्जशीट में शामिल किया गया। इसके अलावा देवेंद्र का बार बार बयान लिया गया जिसमें पता चला कि उसने 50 से ज्यादा लोगों को मारा है, जबकि कई रिपोर्ट्स के अनुसार उसने 100 से 150 लोगों को मारा था और शायद नंबर इससे भी ऊपर हो सकता है, क्योंकि खुद देवेंद्र ने पुलिस से कहा था कि 50 के बाद उसने गिनती करना छोड़ दिया था, क्योंकि गिनती करना आसान नहीं होता है। लेकिन उसने जितने भी केसेस को अंजाम दिया उससे जुड़े सबूत पुलिस के पास नहीं थे, इसलिए कोर्ट में 7 लोगों को मारने का जुर्म ही प्रूफ हो सका और 7 लोगों की जान लेने के लिए सजा सुनाई गई। उसे सजा भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग सुनाई गई। जैसे जयपुर में एक टैक्सी ड्राइवर की जान लेने के लिए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई, जहां से उसे जयपुर जेल में भेजा गया। 12 मार्च 2007 को फरीदाबाद की एक कोर्ट में 2002 के एक टैक्सी ड्राइवर केस के लिए उसे दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि 14 मई 2008 को गुड़गांव की एक अदालत ने नरेश नाम के टैक्सी ड्राइवर को मारने के लिए उसे सजाए मौत दी। लेकिन वो 2020 तक जयपुर की जेल में रहा और फिर उसके अच्छे बर्ताव की वजह से उसे पैरोल पर 20 दिन के लिए जेल से बाहर भेज दिया गया। लेकिन पैरोल खत्म होने पर भी वो नहीं लौटा और जगह जगह छुपने लगा। कुछ समय बाद वो दिल्ली के बपरोला इलाके में रहने लगा और यहाँ प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पर ठगी का नया गेम शुरू कर ही रहा था कि इससे पहले ही पुलिस को उसकी भनक लग गई और उसे अरेस्ट कर लिया गया। और आज भी 100 से ज्यादा लोगों को मारने वाला देवेंद्र शर्मा जेल की सलाखें गिन रहा है। आपके हिसाब से इस दरिंदे को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।